हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 12 अगस्त और चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी 3 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन दी अर्लियर क्लासेस। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को पेरिस ओलंपिक के अंदर कुल कितने मेडल मिले। तो देखिए, एक मिला है सिल्वर और 5 मिले हैं ब्रॉन्ज। क्लियर, 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज। तो 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, कांस्य पदक मिले हैं। वो किस खेल में मिले हैं? तो पहला मिला है इंडियन हॉकी टीम को, 2 मिले हैं शूटिंग के, 3 मिले हैं शूटिंग के अंदर, और साथ ही साथ एक मिला है हॉकी टीम को, और एक मिला है रेसलिंग में 57 केजी वेट कैटेगरी में अमन सहरावत जी हैं। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता हो? तो ही इज मिस्टर अमन सहरावत। अमन सहरावत जी हैं, इन्होंने क्या किया है, पुर्तो रिको के खिलाड़ी थे, उनको हरा करके ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो 1+5 था। और इंडिया की हॉकी टीम ने किसको डिफीट किया है? सो हॉकी टीम ऑफ इंडिया, इंडियन हॉकी टीम ने, इंडियन हॉकी टीम के द्वारा डिफीट किया गया है स्पेन को। इंडियन हॉकी टीम ने किसे हराया है? इंडियन हॉकी टीम हैज डिफीटेड द टीम ऑफ स्पेन टू विन ब्रॉन्ज। उन्होंने हराया किसको? स्पेन को बाय 2-1। 2 गोल भारत ने किए थे और 1 गोल किया था स्पेन के द्वारा। और इस प्रकार से भारत जो ओलंपिक में अब तक कुल 1+5 6 मेडल्स जीत चुका है। देखिए, जो पिछला टॉपिक टोक्यो ओलंपिक था 2020 में, जो कि जिसका समारोह 2021 में किया गया था, उसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे। उसके बाद हाईएस्ट मेडल हमने 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर जीते हैं। क्लियर। एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इज जूनियर कमीशन ऑफिसर इन विच ऑफ दी फॉलोइंग रेजिमेंट। कि भारत के जो नीरज चोपड़ा है ओलंपिक प्लेयर, इन्हें भारतीय सेना के किस रेजिमेंट में जूनियर कमीशन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था? लगभग 6 से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। आपको बताने से किस रेजिमेंट से वो बिलोंग करते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो राजपुताना राइफल्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि उनका संबंध है राजपुताना राइफल से। उनकी नियुक्ति की गई थी इन द ईयर 2017। क्लियर। तो इंडियन आर्मी डिसाइडेड टू मेक हिम ए जूनियर कमीशन ऑफिसर इन दी 2017 एज दी नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के पद पर इनकी नियुक्ति की गई थी इन दी राजपुताना राइफल्स। अब थोड़ी बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में, इनका रिकॉर्ड अब तक क्या कह रहा है। तो देखिए, 2012 में अंडर 16 मतलब अंडर 16 एज ग्रुप के नेशनल चैंपियन बने थे नीरज चोपड़ा। साथ ही साथ 2014 में इन्होंने पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय पदक जीता था इन द इवेंट ऑफ यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन, जो कि कहां हुए थे? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। क्लियर। उन्हें मिला था सिल्वर। तो उनका पहला जो मेडल था अंतरराष्ट्रीय पदक, वो था एट दी बैंकॉक इन यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन राउंड। 2016 में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये कहां जीता है? गुवाहाटी में आयोजित हुए साउथ एशियन गेम्स में, जो सेफ गेम्स होते हैं हमारे, उस गेम में इनको मिला है गोल्ड मेडल पहला 2016 में। ये पदक आप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जी के बारे में किसी भी एग्जाम में किसी स्तर पर प्री और मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। भले ही हमारी क्लास एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई हो, बट ये किसी और एग्जामिनेशन के अंदर, इवन स्टेट पीसीएस के अंदर या एसएससी के अदर एग्जामिनेशन है, सीएचएसएल है और इवन दिल्ली पुलिस है, उस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 2018 के अंदर होते हैं हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, और एक होते हैं एशियन गेम्स। इन दोनों में दोबारा इनको मिलता है गोल्ड मेडल। 2016 में इन्हें पहला पदक मिला था गोल्ड मेडल इन दी एशियन गेम्स। उसके बाद इन्हें मिलता है 2018 की कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों में और एशियन गेम्स में। 2021 में इनको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है, हम सब वाकिफ उस बात से कि इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया था एट दी पेरिस ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने फाइनल में 87.54 मीटर का थ्रो किया था, जेवलिन थ्रो, और उसके लिए इन्हें मिला था गोल्ड मेडल। राइट। अब तक नीरज चोपड़ा जी का जो हाईएस्ट थ्रो है वो कितना है? वो हुआ था उनके स्टॉकहोम, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, उसमें स्टॉकहोम डायमंड लीग, जो कि हुई थी 30 जून 2022 को। इस दिन उन्होंने 89.94 मीटर का अब तक का सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट थ्रो स्कोर किया है नीरज चोपड़ा जी ने 2022
2022 के अंदर। कहां पर? स्टॉकहोम डायमंड लीग के अंदर। देखिए 2023 में क्या होता है, उन्हें मिलता है गोल्ड मेडल। वो कहाँ मिलता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर गोल्ड मिलता है। 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर मिलता है इन्हें सिल्वर मेडल, और थ्रो था इनका 89.5 मीटर थ्रो। अब तक का इनका जो हाईएस्ट थ्रो रहा है वो पेरिस ओलंपिक के अंदर नहीं है, वो कहाँ है? स्टॉकहोम डायमंड लीग, जो कि स्वीडन में हुई थी इन द ईयर 2022। और इनके अचीवमेंट को देखते हुए इनको 2017 में भारतीय आर्मी के तहत, इंडियन आर्मी के तहत जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे रिक्रूट किया गया था एज दी नायब सूबेदार, राइट। अच्छा, इसके साथ ही क्या हुआ, इनके अचीवमेंट को देखते हुए वर्ष 2018 में इन्हें दिया गया था अर्जुन अवार्ड। ध्यान रखिएगा, भारत का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन दी स्पोर्ट्स कैटेगरी वो अर्जुन अवार्ड। ये पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और उसके बाद आते हैं हमारे अर्जुन अवार्ड्स। उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 2018। 2007 में इन्हें मिला है विशिष्ट सेवा मेडल। क्लियर? ये दिया गया है इन दी स्फेयर ऑफ स्पोर्ट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इनकी रिसेंट अचीवमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये मैक्सिमम थ्रो कब किया था? तो स्टॉकहोम डायमंड लीग में किया था 2022 में 89.94 मीटर का, और पेरिस ओलंपिक में किया इन्होंने 89.45 मीटर का। कुल इन्हें अब तक कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मिल चुका है, एशियन गेम्स से मिल चुका है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मिल चुका है, राइट। चलिए अगला सवाल है, द मिशन ओलंपिक विंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो मिशन ओलंपिक विंग है, यानी एक ऐसी संस्था का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। ये संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई और कब की गई थी? जिसका राइट आंसर है इंडियन आर्मी। ना तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामला और खेल मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई है, ना ही भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, ना ही भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। ये ध्यान रखेगा, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के द्वारा वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, टू नर्चर दी टैलेंट इन दी इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में रिक्रूट किए गए ऐसे युवा जिनकी किसी खेल में रुचि है। लगभग 11 डिसिप्लिन है, 11 स्पोर्ट्स हैं, उसमें खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें तैयार करते हैं फॉर टू फाइट और टू अचीव अ मेडल एट दी नेशनल एज वेल एज दी इंटरनेशनल games like Olympics, Commonwealth Games, Asian Games, World Championship. Clear? So the Mission Olympic Wing was established in the year 2001 to tap vast talent pool of sportsmen serving in the Indian Army. भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने वाले जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी पहचान करना और उन्हें तैयार करना, that they can gain medals for the India at the international levels. तो मिशन ओलंपिक विंग है, ये क्या है? ये है भारतीय सेना का नोडल स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट, यानी जिस प्रकार से नोडल मंत्रालय होता है, नोडल विभाग होता है, उस प्रकार से ये एक स्पोर्ट्स निदेशालय है जिसका बेसिक काम क्या है? भारतीय सेना में कार्य करने वाले, सेवाएं देने वाले उन सभी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ियों की पहचान करना जो कि भारत के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय खेलों के अंदर पदक प्राप्त कर सकते हैं, राइट। ये सब बात लिखी गई यहाँ के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से गेम होंगे। तो ओलंपिक खेल होंगे, पैरा ओलंपिक होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, वर्ल्ड गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे और एज वेल एज एशियन गेम्स, यानी सेफ। और इन गेम्स के अंदर में अचीवमेंट करना है बाय नर्चरिंग एंड डेवलपिंग और प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडियन आर्मी। अब इसकी बात करें कि पहचान कैसे होती है, तो देखिए बहुत से स्पोर्ट्स कंपनीज है भारतीय सेना के तहत, कुछ सेंटर्स हैं उनके द्वारा पहचान होती है। इंडियन आर्मी सेंटर्स के अंदर क्या है? बहुत से स्पोर्ट्स चैंपियन कंपनीज है, इनके द्वारा पहचान की जाती है ऐसे खिलाड़ियों की जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी पहचान करना, उन्हें अच्छी कोचिंग देना ताकि भारत के लिए मेडल ला सके। अभी हम देखें इस वर्ष जो है कुल 24 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय सेना को रिप्रेजेंट किया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से खिलाड़ी गए हैं इन दी पेरिस ओलंपिक। इसमें से 2 क्या हैं? 2 महिला खिलाड़ी भी हैं, 2 फीमेल प्लेयर भी हैं। आउट ऑफ 24 में से 2 भारतीय खिलाड़ी, 2 महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो कि भारतीय सेना से उनका संबंध रहा है, वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। यह फैक्ट याद रखिएगा। और जो खेलो इंडिया गेम्स है उसके द्वारा भी जो तैयार किए गए कुल 24 खिलाड़ी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दी पेरिस ओलंपिक्स। क्लियर? इसका मेन काम क्या है? टू प्रमोट, टू ट्रेन, प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन दी 11 डिसिप्लिन। कुल 11 प्रकार के खिलाड़ी, 11 प्रकार के गेम्स हैं, उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना है और भारत के लिए मेडल प्राप्त करना है। इसमें कुल 5 हब बनाए गए हैं, मतलब 5 अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने सेंटर बनाए हैं। जैसे कि पुणे के अंदर बनाए हैं रोइंग के लिए, और शूटिंग के लिए बनाया है महू मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा है इक्वेस्ट्रियन मोड, ये मेरठ के अंदर नोट बनाया गया, मेरठ के अंदर। मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर बनाया सेलिंग नोड। एक बनाया गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये बना है पुणे के अंदर। ये कुछ नोट्स आप ध्यान रखेगा। और साथ ही साथ आप ऑप्शन में था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण। अब थोड़ी हम बात करते हैं इस अथॉरिटी के बारे में, स्थापना क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसकी स्थापना होती है
ऑन 25 जनवरी 1984। इस दिन क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित होता है जिसका नाम होता है रेजोल्यूशन नंबर 1183 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या संस्था है? इट इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का, उसके तहत एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, पंजीकृत संस्था है, और इस किस विभाग के अंदर आती है? इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेल विभाग के तहत, जो भारत सरकार का खेल विभाग है उसके अधीन ये संस्था काम करती है। इसका दो ऑब्जेक्टिव है, इट हैज टू ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। दो उद्देश्य क्या है? पहला है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, यानी भारत में खेलों को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। साथ ही साथ क्या करना? टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खेल हैं उनके अंदर क्या करना? एक उत्कृष्टता प्राप्त करना। ये हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंतिम लक्ष्य है। दो लक्ष्य रह गए हैं इसका। देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में, 1982 में होते हैं 9th एशियन गेम्स। कौन से? 9वें एशियन गेम्स होते हैं नई दिल्ली के अंदर। और इसके बाद जो है भारत के अंदर देखा जाता है कि हमें कोई ना कोई ऐसी संस्था चाहिए जो कि हमारे गेम्स के लिए, गेम्स के प्रमोशन के लिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में प्रमोट करने के लिए काम कर सके। इसके लिए हमने बनाई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखिए। इससे पहले 1951 के अंदर भी एशियन गेम्स भारत के अंदर हुए। 1951-52 के गेम जो है वो भारत के अंदर हुए हैं। उसके बाद 1982 में हुए हैं इन न्यू दिल्ली। क्लियर? अच्छा, अब कुल 5 स्टेडियम ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। उनके नाम देख लीजिए आप। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, सभी दिल्ली के अंदर है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, और लास्ट है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। ये कुल 5 स्टेडियम है जिनका रख रखाव और मेंटेनेंस जो है इसके द्वारा होता है, भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा, राइट। और ये किसके अंदर आती है? इट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी युवा मामला एवं खेल मंत्रालय के तहत ये सारी जिम्मेदारी दी गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो कि दिल्ली के अंदर 5 स्टेडियम्स का रखरखाव, उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन संचालन करती है। अच्छा, आपके लिए सवाल है, आपको ये बताना है कि अभी इस पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत की ओर से सर्वाधिक जो खर्चा किया गया है वो किस खेल में किया गया है? राइट, मैक्सिमम allocation of fund, maximum allocation of funds to Paris Olympic कि भारत की तरफ से, भारत की ओर से कम 95 मेडल ऐसे थे, 95 मेडल थे जिसके लिए कॉम्पीट किया गया था। भारत को मिले 6 मेडल और कुल 16 प्रकार के खेल थे, 16 स्पोर्ट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया था, और लगभग 16 स्पोर्ट्स के 69 इवेंट्स हुए थे, मतलब 69 प्रकार के अलग अलग इवेंट हुए थे। जिसमें मान लीजिए शूटिंग है, तो शूटिंग में क्या होता है? 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर और 3 पोजिशनिंग वाले इवेंट होते हैं। वैसे हम बात करें अलग अलग जो रेसलिंग, उसमें अलग अलग वेट कैटेगरी होती है। इस प्रकार से कुल 69 इवेंट्स के लिए भारतीय टीम ने प्रयास किया था और कुल 95 मेडल स्टेक पर थे कि इन 16 गेम्स में 95 मेडल कुल टोटल रखे गए थे, जिसमें से भारत को मिले 6 मेडल। राइट, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक एलोकेशन जो सरकार के द्वारा किस स्पोर्ट में मेडल प्राप्त करने के लिए किया गया है। देखिए पहला इसका जो दो आपके लिए हिंट है, एक एथलेटिक्स है और दूसरा है इक्वेस्ट्रियन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ एक प्रकार की ये पुस्तक है, एक प्रकार की पुस्तक है जो कि आत्मकथा है। आपको बताना है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मिस्टर अजित अग्रकर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर है, नटवर सिंह जी भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं पहले, और एस जयशंकर जी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। देखिए राइट आंसर इसका है मिस्टर नटवर सिंह। थोड़ी हम बात करते हैं, रिसेंटली क्या हुआ कि जो नटवर सिंह जी हैं इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था भरतपुर राजस्थान के अंदर, और उन्होंने 22 साल की उम्र में ही भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बन गए थे। ही बिकेम द इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिशियल इन द एज एट द एज ऑफ 22 इयर्स इन द 1953। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया है, जो यूके यूनाइटेड किंगडम वहां पर भारत के उच्चायुक्त रहे, उसके बाद जो जाम्बिया देश है वहां पर रहे, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के लिए भारत की ओर से राजदूत का इन्होंने काम भी किया है। अब होता क्या देखिए, 7वां नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक मीटिंग होता है नई दिल्ली के अंदर। इसके लिए सारी जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है डॉक्टर
डॉक्टर क्या सॉरी कुंवर नटवर सिंह जी को, इनका नाम नटवर सिंह जी है, ये उस समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। और 1983 के अंदर जो है इनको दी जाती है सेवा, इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत में होने वाली नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो भारत अध्यक्षता करेगा, भारत में उसका आयोजन होना था, उसके लिए इन्हें बनाया गया महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। और साथ ही साथ इन्हें बनाया गया उस वर्ष होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों की एक मीटिंग थी, राष्ट्रमंडल देशों के जो मुखिया थे उनकी मीटिंग, यानी तो कॉमनवेल्थ, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसकी मीटिंग भी न्यू दिल्ली के अंदर होनी थी। इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई अपनी महत्वपूर्ण, और इसी के उपलक्ष्य में 1984 में अगले वर्ष जो है इन्हें दिया गया भारत का पद्म भूषण अवार्ड, राइट। अच्छा, साथ ही साथ क्या होता है 1984 में ये अपनी सेवाएं छोड़ते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और पहला जो चुनाव लड़ते हैं वो लड़ते हैं अपने भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से, भरतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान में, वहां से चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है 1985 से 86 में ये बनते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील माइंस एंड कोल एंड एग्रीकल्चर, मतलब कि इस्पात, खान एवं कोयला और कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री थे ये 1985-86 के अंदर, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ उसके बाद बनते हैं विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री बनते हैं। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर होगा। इतना इन डिटेल आप शायद आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ये राज्य मंत्री रह चुके हैं। और साथ ही साथ क्या होता है जब 1991 के अंदर डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी और उन्होंने स्थापना की थी ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस पार्टी की, राइट। लेटर ऑन जो है ये क्या करते हैं 2002 में राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं, और उसके बाद ये भारत के बनते हैं विदेश मंत्री। तो ही बिकेम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और लेकिन होता क्या है 2006 आते आते एक किसी स्कैम के अंदर, ऑयल फॉर लैंड स्कैम होता है, इसके तहत इस कमेटी की जांच की जाती है। उस कमेटी द्वारा इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनके करीबी लोग, इनके सुपुत्र हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इस जो पैसा कमाया गया है, अर्निंग की गई, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद ये 2006 में पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं तुरंत उसके बाद। और लेटर ऑन क्या करते हैं ये और उनके बेटे जगत सिंह जी हैं, जगत सिंह, ये ज्वाइन करते हैं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। बट क्या होता है कि पार्टी जो है इनको बाहर निकाल देती है, क्योंकि इन पे एलिगेशन होता है कि इन्होंने कहीं करप्शन का काम किया, भ्रष्टाचार किया है, राइट। लेकिन जब उसके बाद से जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके काफी आर्डेंट फॉलोवर रहे। कुछ किताबें लिखी इन्होंने, देखिए किताबें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द लेगेसी ऑफ नेहरू मेमोरियल ट्रिब्यूट, ये पहली पुस्तक का नाम है। दूसरा है माई चाइना डायरी 1956 टू 88। देखिए भारत के डिप्लोमेट थे, इन्होंने चाइना में अपनी सेवाएं दी है, तो उन्होंने किताब भी लिखी है रिगार्डिंग द मैग्निफिसेंट महाराजा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला। पटियाला के राजा थे भूपिंदर सिंह जी, उनके बारे में किताब लिखी है। द मैग्निफिसेंट महाराजा, मतलब उनको बड़ा, उनकी ग्लोरिफिकेशन इसमें बुक में किया गया है। एक भरतपुर के राजा थे महाराजा सूरजमल जी, उनके बारे में पुस्तक लिखी गई महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने प्रोफाइल्स एंड लेटर्स, ये पुस्तक लिखी है। और एक लिखी है वॉकिंग विद लायंस, टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट। ये किताबें इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं इन एमसीक्यू। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर है गोवा। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ऐसे कुछ प्लेसेस हैं हिंद महासागर में जिनको पहचान के तौर पर नाम दिया गया है, और वो नाम भारत ने प्रपोज किए थे। तो हमारे लिए सेंटर भी इंपॉर्टेंट होता है। वो 3 प्लेसेस है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारे लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो सेंटर है हमारा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना की गई थी इन द ईयर 1998। और ये किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है ये संस्थान जो है वो कार्य करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में और दक्षिण महासागर की ओर जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट होती है उनको कैरी आउट करना, उन गतिविधियों को कैरी आउट करना काम किसका है? इस नेशनल सेंटर ऑफ पोलर ओशियन रिसर्च NCPOR, जो कि कहां स्थित है? गोवा के अंदर। इसका सारा काम यही है। अच्छा, क्या करना होता है? देखिए कि अंटार्कटिक क्षेत्र हम जानते हैं, आर्कटिक क्षेत्र है, हिमालय है, और दक्षिण महासागर। इन महासागरों के इन क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में क्या करना? जो ध्रुवीय क्षेत्र है
वहां पर करना, अपने अभियान करना, अभियान खोज के लिए अभियान भेजना, और साथ ही साथ वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसको बढ़ावा देने का काम किसका करता है, कौन करता है, एनसीपीओआर, राइट। कुछ केंद्र ऐसे हैं हमारे, जैसे मान देख लिए अंटार्कटिक के अंदर क्या है, अंटार्कटिक आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर भारत के 2 बेस हैं, रिसर्च बेस है मैत्री और भारती, इनका संचालन करता है एनसीपीओआर। और आर्कटिक बेस है हमारा भारत का हिमाद्री, उसका संचालन कौन करता है, एनसीपीओआर, जो कि गोवा के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट न्यूज हम पढ़ते हैं, हाउ मेनी अंडर वाटर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन हैव बीन गिवन नेम्स प्रपोज्ड बाय द इंडिया, कि हिंद महासागर में अवस्थित कितनी पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं को भारत द्वारा दिए गए नामों को अप्रूव कर दिया गया है। हाल ही में कुल 3 संरचनाएं हैं जिनके लिए भारत सरकार के द्वारा नाम दिया गया था और उन नामों को अप्रूवल मिल गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी विच इज 3। और 3 नाम कौन कौन से हैं, जो हमारे मौर्य शासक थे, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और एक था कल्पतरु। 3 प्लेस को अलग अलग नाम दिया गया, 2 तो राजा के नाम पर है, अशोक और चंद्रगुप्त के नाम पर, और तीसरा है कल्पतरु नाम पर, राइट। ये किसने दिया है, देखिए ये एक संस्था है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO, और यूनेस्को का एक प्रोग्राम है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इन दोनों के द्वारा जो है भारत की ओर से जो प्रस्ताव गया था कि 3 स्थानों के नाम जो है, हम जो नाम भारत सरकार नाम भेज रही है उन नामों को अनुमति मिल जाए, वो अनुमति मिल चुकी है लास्ट रिसेंटली। देखिए 2004 में क्या हुआ था, एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, इंडियन सदर्न ओशन रिसर्च प्रोग्राम। भारत का जो दक्षिण महासागर है उसमें अनुसंधान प्रोग्राम शुरुआत की गई थी, इसका नोडल विभाग बनाया गया था, नोडल एजेंसी बनाई गई थी एनसीपीओआर। हम पढ़ चुके हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये संस्थान कहाँ है, ये संस्थान हमारा है, केंद्र है हमारा गोवा के अंदर। इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत की ओर से जो दक्षिण महासागर है हमारा, उसमें खोज की जाएगी, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इस केंद्र, गोवा में स्थित केंद्र की होगी। अब क्या हुआ, देखिए कि जो भारत का हिंद महासागर है उसमें देखिए साउथ वेस्ट इंडियन रिज जो मिलती है, कहाँ मिलती है, इंडियन ओशन के अंदर। हिंद महासागर का जैसे भारत, ये भारत है और यहाँ पर हिंद महासागर आप जानते हैं, इसके साउथ वेस्ट पार्ट में यहाँ पर मेडागास्कर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप के पास मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के पास जो है ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में कुछ हमें जगह स्थान मिलते हैं, कुछ रिजेस मिलती है, मतलब पर्वत श्रेणियां मिलती है छोटी छोटी, उनको नाम दिया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर भी और राजाओं के नाम पर भी। तो देखिए जो पहला है, हम बात करें अशोक सी माउंट की, राइट। सी माउंट क्या होता है, ऐसे पर्वत जो कि समुद्र के अंदर मिले। सी माउंट, हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके कुछ भाग पर समुद्र है, कुछ भाग पर धरातल है, भूमि है। तो समुद्र है वहां पर भी क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। अगर आपने नाम पढ़ा हो मिड कॉन्टिनेंटल रिज, यानी मध्य प्रशांत कटक, जो कहाँ मिलता है, हमें मिलता है अटलांटिक महासागर में। उसमें क्या होता है कि एक पर्वत श्रेणी दिखाई देती है इन दी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक सी के अंदर। तो वैसे क्या है, हिंद महासागर के अंदर हमें एक रिज मिलती है, पर्वत श्रेणी मिलती है, जिसका नाम दिया गया है अशोक सी माउंट। सी माउंट के एक प्रकार का पर्वत है जिसका पीक होगा कोई ना कोई, राइट। इसकी खोज 2012 में कर ली गई थी, जिसमें हेल्प ली थी हमें रशिया का एक वेसल था, रशियन सी वेसल, जिसका नाम है अकादमिक निकोले स्ट्रखोव, राइट। और ये लगभग 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसको नाम दिया गया अशोक सी माउंट। नेक्स्ट हम मिलते हैं कल्पतरु रिज। रिज प्रकार की, मान लीजिए रिज इस प्रकार की होती है, ये आप देख रहे हैं, रिज यानी पर्वत श्रेणियां होती छोटी छोटी। इसे दिया गया है, एक का नाम दिया गया कल्पतरु रिज, एक का दिया गया अशोक सी माउंट, एक को दिया गया चंद्रगुप्त। ये आप इस डायग्राम से थोड़ा समझ सकते हैं। सी माउंट किस प्रकार से होता है, देखिए कुछ चोटियां होती है, पर्वत पहाड़ों की चोटियां होती है, उसको नाम दिया गया अशोक माउंट, अशोक सी माउंट, ताकि हम पहचान कर पाए, अगर मान लो भविष्य में कुछ खोज होती है हम उनको क्लियरली आइडेंटिफाई या मार्क कर पाए, राइट। जो कल्पतरु रिज है इसकी भी खोज सेम उसी साल हुई थी 2012 के अंदर, लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ये। और तीसरा है चंद्रगुप्त रिज, इसकी खोज की गई थी, भारत का एक रिसर्च वेसल है, अनुसंधान वेसल है MGS सागर। क्लियर, ये नाम याद रखिएगा, MGS सागर क्या है, भारत का एक रिसर्च वेसल है जिसने खोज की थी इसकी चंद्रगुप्त रिज की, इन दी इंडियन ओशन, इन दी साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। अच्छा, पहले भी कुछ रिजेस है हमारे पास जिनके नामकरण किए गए, बिल्कुल किए गए। पहले कुल 3 थी, पहले कुल 4 थी, और अब हो गई है कुल 3, तो मिलाकर हो गई कुल 7 ऐसी भौगोलिक संरचनाएं हिंद महासागर में, जिनको भारत सरकार के द्वारा जो नाम प्रपोज किए गए उनको नामकरण कर दिया गया। दे हैव बीन अवॉर्डेड द नेम्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द NCPOR
POR, ये केंद्र याद रखिएगा, किसी एग्जाम में इस केंद्र के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इसके पहले था रमन रिज। रमन रिज क्या है? देखिए, आप जानते हैं डॉक्टर सीवी रमन साहब को, जिन्होंने कि 1928 में क्या किया था, रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की याद में हमने रमन रिज नाम दिया है, जो कि यूएस ऑयल वेजल ने आइडेंटिफाई किया था। यूएस की वेजल थी, ने किया था। एक डॉक्टर है, एक है पन्नीकर सी माउंट, ये हमने 1993 में इसको मान लिया था। और किसके द्वारा किया गया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रिसर्च वेजल सागर कन्या। सागर कन्या नाम की एक रिसर्च वेजल है, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, इस पॉइंट की, इस प्लेस की। तो नाम दिया गया है डॉक्टर पन्नीकर सी माउंट के नाम से। एक नाम दिया हमने सागर कन्या सी माउंट, इसी वेजल के नाम पर ही। और चौथा जो है वो है एक वॉल्केनिक माउंटेन, यानी ज्वालामुखी पर्वत है, अंडर वाटर ज्वालामुखी पर्वत है, जिसको नाम दिया हमने, एक जियोलॉजिस्ट थे हमारे डॉक्टर DN वाडिया साहब, उनके नाम पर हमने दिया इन द ईयर 1993। ये क्या था? गुयोट था। गुयोट क्या होता? देखिए, एक होता पर्वत, ठीक है, ये होता माउंटेन, जिसके कोई ना कोई एक स्टीप स्लोप होगा, माने तीक्ष्ण ढलान होगा, और एक चोटी होगी। अगर मान लीजिए इसका इसका हो जाए, क्या हो जाए, अपर्दम होता रहे, और इसका आकार इस प्रकार से हो जाए, यानी फ्लैट हो जाए, ये इसे कहते हैं गुयोट्स। तो पर्वत अलग होते हैं, ये सी माउंट कहलाते हैं, यानी ऐसे पर्वत जो कहाँ मिलते हैं? समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर। गुयोट्स वो हैं जिन पर भी फ्लैट टॉप मिलता है। क्लियर? अच्छा, हम बात करते हैं बीमारी के बारे में जिसका नाम मंकी पॉक्स है। आपको बताना है कि मंकी पॉक्स निम्न में से किस कारण से होता है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, जीवाणु, सेकंड वायरस यानी विषाणु है ये, और तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगस यानी कवक। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वायरस। एमपॉक्स वायरस नाम से बीमारी होती है ये। कौन सी? मंकी पॉक्स, जिसको पहले मंकी पॉक्स कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जीवों के प्रति जो हमारी सेंसिटिविटी को नहीं दर्शाता है, इसलिए हमने इसका नाम कर दिया है एम पॉक्स। आपने पढ़ा होगा पहले स्मॉल पॉक्स प्रकार। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? फफोले आते हैं, फफोले बन जाते हैं स्किन के ऊपर, पानी भर जाता है, दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, उसी प्रकार की बीमारी है एम पॉक्स। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, WHO ने एक मीटिंग की है कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो कोंगो देश है, अफ्रीकी देश है कोंगो, वहां पर रिसेंटली क्या हुआ है, कई सारे मल्टीपल केसेस देखे गए हैं ऑफ दी एमपॉक्स आउटब्रेक। मंकी पॉक्स जो है बीमारी है, इसके कहीं ना कहीं कई सारे केस देखे हैं। और कोंगो ऐसा देश है जहां पर अफ्रीका के कुल केसेस का लगभग 96% केस यही देखे गए हैं। 96% केस जो है अफ्रीका के, वो देखे गए हैं कोंगो के अंदर। कुल 10 देशों के अंदर प्रसार हुआ बीमारी का, जिसमें से 96% केस देखे गए हैं कोंगो के अंदर। तो ये पता लगाया जा रहा है, एक मीटिंग की गई है कि क्या एमपॉक्स को एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना चाहिए या नहीं। और इसके लिए WHO ने कुछ फंड भी रिलीज किया। देखिए, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूएन की हेल्थ एजेंसी कौन सी है? WHO, जिसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस गैब्रियेसस। टेड्रोस गैब्रियेसस। देखिए, स्पेलिंग कुछ और हो सकती है, बट नाम इनका यही है, टेड्रोस गैब्रियेसस। क्लियर? ये WHO के वर्तमान में प्रमुख हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि एक मीटिंग करेंगे जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा दैट whether we need to declare mpox outbreak in Africa as a global emergency। क्या हमें वैश्विक आपातकाल के रूप में कंसिडर करना चाहिए इस बीमारी को? राइट? तो अफ्रीका की सेंटर है अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसके द्वारा बताया गया है कि अब तक एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स बीमारी कुल 10 अफ्रीकी देशों में पाई जा चुकी है, इसके केसेस निकल कर आए हैं। और 96% केस जो है सभी राज्यों के और सभी डेथ के वो कहाँ मिले हैं? कोंगो के अंदर। मतलब इस कोंगो देश में अधिक इसकी गंभीरता देखी, नोट की गई है। और ऐसा इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले वर्ष जो केसेस आए थे, उसमें से क्या हुआ है कि जो मृत्यु की दर है वो हुई है 19% बढ़ गई, 19% बढ़ गई है, और केस की संख्या कितनी बढ़ गई है? 160%। तो काफी चिंताजनक बात है ये, किसके लिए? फॉर द एंटायर अफ्रीका एज वेल एज दी ग्लोबल ह्यूमैनिटी। WHO ने क्या किया इसके लिए? $1 मिलियन का फंड रिलीज किया है ताकि इस बीमारी से कॉम्बैट कर सकें। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बात नहीं कितना फंड किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बीमारी क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम क्या है, कैसे बचे। तो एमपॉक्स क्या है? एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। वायरल मतलब विषाणु द्वारा, जूनोटिक डिजीज मतलब
ऐसी बीमारी जो किसी क्या हो, एनिमल से यानी जानवर से किसमें हो, ह्यूमंस के अंदर स्प्रेड हो, यानी जानवरों से इंसानों में बीमारी बीमारी का जो कंप्रेशन होता है यानी ट्रांसफर होता है, वो उसे कहते हैं जूनोटिक डिजीज। ये स्मॉल पॉक्स की तरह होती है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं जिसमें पानी हो, जिसमें मतलब है ना फफोले बन जाना, वैसा होता है, दर्द होता है, सीवियर पेन होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, इस प्रकार के होते हैं एमपॉक्स के अंदर। इससे पहले मंकी पॉक्स कहते थे, इसका नाम शॉर्ट में अब एमपॉक्स कर दिया है। और इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, पेनफुल स्किल बॉयल्स, यानी क्या होता है जब चकत्ते बन जाते हैं उनमें पानी भर आता है तो उससे क्या होता है, फूटने में जलन होती है, जो जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स के अंदर होता है। हेडेक होना, मसल्स एस यानी मांसपेशियों में दर्द होना, मसल एक होना, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे बीमारी होने की संभावना रहती है, और इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी बीमारी फैलने की चांसेस रहते हैं। अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसे संक्रमण हो फैल चुका हो दूर रहो, साफ सफाई रखो, पूरे ढके हुए कपड़े पहनो ताकि मच्छर ना, वायरस ना काट ना पहुंचे, इवन जो है कांटेक्ट नहीं रखना। अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, लेकिन क्या होता है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि मान लीजिए बुखार ठीक करना, जॉइंट पेन को दूर करना, उस प्रकार की दवाइयां लेकर के अभी तक हम काम चला रहे हैं। इतनी अजीब बात है कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी अभी तक मौजूद है जिसका हमारे पास ट्रीटमेंट ही नहीं है। हम उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छा, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बिल्स वर पास्ड इन द सेकंड सेशन ऑफ द 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र में कितने बिल, कितने विधेयक पास किए गए हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विच इज 4। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं हम, हाल ही में क्या हुआ है, लोकसभा का जो सेकंड सेशन है वो भी समाप्त हुआ है अनिश्चित काल के लिए, जो घोषित किया गया है बाय द लोकसभा स्पीकर। अच्छा, हम बात करते हैं कि अभी तक लोकसभा क्या हुआ है। वर्तमान में आप जानते हैं कि 4 जून को रिजल्ट आए थे और 9 जून को प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, उनके कैबिनेट ने शपथ ली है। उसके बाद से अब तक वर्तमान में 18वीं लोकसभा के 2 सत्र हुए हैं, पहला सत्र, दूसरा सत्र, तो दोनों सत्र हैं। इनमें कुल कितने सेशन हुए हैं, कुल 22 सिटिंग्स हुई हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए हुई है 20 सिटिंग्स। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अगर नियर बाई एग्जामिनेशन से उसमें पूछा जा सकता है। 18वीं लोकसभा का जो सेकंड सेशन है यानी दूसरा सत्र है, वो कब शुरू हुआ था, डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 2024 को। ये चलना था 12 अगस्त 2024 तक, बट 3 दिन पहले यानी 9 अगस्त को ही से एडजर्न सेंड है यानी स्थगित कर दिया गया था अनिश्चित काल के लिए। कुल इसके अंदर 15 सीटिंग्स हुई हैं, राइट, और इसमें कुल कितने घंटे काम हुआ है, 115 घंटे इसके अंदर काम किया गया है। ये रिकॉर्ड ऑफिशियल डेटा है, आप इनको कहीं भी कोट कर सकते हैं और किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना रहेगी इनकी। अच्छा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि जो इस सत्र की है उत्पादकता है वो कितनी रही है, 136%, 136% जो उत्पादकता रही है किसकी, सेकंड सेशन की, राइट। अब इसके तहत क्या हुआ, जो सेकंड सेशन था इसमें कुल 12 बिल आए थे, 12 गवर्नमेंट बिल मतलब सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो किसी मंत्री के द्वारा सदन के अंदर पेश किए जाएं। वही होते हैं निजी विधेयक, जिसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। वो मंत्री के अलावा कोई अगर संसद का सदस्य है उसके द्वारा पेश किए जाए उन्हें कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल या निजी विधेयक। कुल 12 सरकारी विधेयकों से कुल 4 विधेयक ही पास हुए हैं। मतलब हमने हम यही हमारा क्वेश्चन था कि कुल कितने बिल पास किए गए, तो 4 बिल्स हैव बीन पास्ड अंडर आउट ऑफ 12। अब कौन कौन से विधेयक पास हुए हैं, तो फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल 2024 यानी विनियोग विधेयक 2024, जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पास हुआ है। साथ ही साथ हुआ है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ये कुल 4 बिल के नाम आप याद रख लीजिए, किसी एग्जाम के अंदर इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखिए जो कुल बजट, हमारा बजट का सेशन था उसमें क्या हुआ, लोकसभा ने डिवोट किया है 27 घंटे 19 मिनट और राज्यसभा ने किया है 22 घंटे और 40 मिनट। बजट था हमारा, उसमें लोकसभा में डिस्कशन होता बजट के ऊपर, वो किया गया 27 घंटे 19 मिनट। और वही हम बात करें राज्यसभा की बात करें, जो हमारा अपर हाउस है, उच्च सदन है, वहां पर बात की गई है 22 घंटे 40 मिनट। मींस लोकसभा के अंदर अधिक डिस्कशन हुआ है कंपेयर टू राज्यसभा, क्योंकि बजट के संबंध में जो राज्यसभा के पास अधिकार भी तो थोड़े कम ही है, राइट। इस दौरान क्या हुआ है, कुल 65 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए। कितने, 65 हमने पढ़ा है प्राइवेट मेंबर बिल्स वो होते हैं, निजी बिल वो होते हैं, निजी विधेयक वो होते हैं जो कि किसी मंत्री के अलावा कोई सदस्य पेश करे उसे कहते हैं निजी विधेयक। अच्छा, 1 अगस्त को क्या हुआ है, तंजानिया की जो संसद है, राष्ट्रीय असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसके अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं
यानी अध्यक्ष है उनकी तुलिया एक्सन। तुलिया एक्सन है, ये भारत में आती है और इनको वेलकम किया गया था इन दी सेकंड सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये कौन है? शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री, अंतर संसदीय संघ है उसकी, ये कौन है? अध्यक्ष है वर्तमान में। कौन? तुलिया एक्सन, नाम याद रखिए। और इनको जो है इस मीटिंग के अंदर भाग लेने का हिस्सा मिला है, भाग लेने का अवसर मिला है। अच्छा, एक अभियान चल रहा है भारत में, हर घर तिरंगा अभियान, राइट। ये कब शुरू हुआ है? देखिए इस बार जो हम थर्ड मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान। शुरुआत कब होती है? सो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2022, 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के अभियान, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है इस अभियान की शुरुआत की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब से कब चलता है? ये चलता है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें अलग अलग इवेंट, अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट की जाएगी। हर घर तिरंगा में क्या होता है कि जो व्यक्ति तिरंगा अपने घर फहराते हैं उसकी फोटो अपलोड करते हैं, उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है सरकार के द्वारा, राइट। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए आजादी कितना महत्व रखती है, तिरंगा कितना महत्व रखता है। ये कब हुआ था स्टार्ट? इट वाज स्टार्टेड अंडर दी आजादी का अमृत महोत्सव इन 2022, 2022 में शुरुआत होती है आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत। अब इसके अंदर क्या होगा? इसमें एक फीचर है तिरंगा बाइक रैली, जो कब होगी? भारत के सभी सांसद जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन दिल्ली ऑन अगस्त 13 अगस्त को। जो भारत के सांसद हैं वो सभी सांसद महोदय इस रैली के अंदर भाग लेंगे, तिरंगा बाइक रैली के अंदर। और इसकी शुरुआत होती है भारत मंडप में और प्रगति मैदान होते हुए ये जाएगा इंडिया गेट के थ्रू और पहुंचेगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हमने पढ़ा था, इसका रख रखाव, इसका संचालन कौन करता है? इट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम पढ़ चुके हैं अभी रिसेंटली ये। अच्छा, एक कुछ न्यूज निकल कर आती है रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के बारे में। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। उनके द्वारा 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, अनुमति दे दी गई है। कुल कितनी कॉस्ट रहेगी इसकी? इट विल कॉस्ट अराउंड 24,657 करोड़, यानी 24,657 करोड़ रुपए कुल बजट एलोकेशन इसके लिए। कुल इतनी कॉस्ट आने वाली है इसकी। इसका लक्ष्य क्या होगा और इसका लाभ क्या होगा? एक तो जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बढ़ाएगा, साथ ही साथ हमारी मोबिलिटी है वो इंप्रूव करेगा, एफिशिएंसी, दक्षता इंप्रूव होगी इससे हमारी, और सर्विस पर जो भरोसा है हमारा वो बढ़ेगा। क्यों? अगर मान लीजिए ऐसे क्षेत्र जहां पर रेलवे नेटवर्क नहीं है, वहां रेलवे की पहुंच बढ़ती है, तो वहां सेवाएं देना, चाहे किसी प्रकार की हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हो या कोई भी आप ई कॉमर्स की फैसिलिटीज हो, वो हम देने में थोड़ा इंप्रूव देख पाएंगे। जो कुल 8 प्रोजेक्ट हैं, ये कितने राज्यों से निकलेंगे? इट विल कवर 7 स्टेट, 7 राज्यों की कुल 14 जिलों में ये प्रोजेक्ट जो है इनका इंप्लीमेंटेशन होगा। कौन कौन से राज्य आप देख लीजिए? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के अंदर क्या होगा? जो नए ट्रैक्स हैं वो बिछाए जाएंगे। साथ ही साथ क्या, एक अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, जो भारत की ओर से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा, यानी पर्यटक जो है, आने वाले पर्यटक हैं वो अधिक संख्या में आ पाएंगे और इससे हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। देखिए ये सबसे अगला जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। कुछ रिसेंट चेंजेस किए गए इसलिए हम पढ़ रहे हैं इस स्कीम को। भारत की जो है ये फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब ऐसी योजना जो कि जिसके लिए बजट के अंदर प्रावधान किए जाते हैं, वो होती है हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स। इनके लिए बजट की कोई कमी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, फ्लैगशिप स्कीम के लिए, राइट। तो जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, यानी इसका नया वर्जन है 2.0, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसमें क्या होगा? कुल 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें सब्सिडी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड मोर देन 2 लाख रुपीस, 2 लाख करोड़ से अधिक की जो है सब्सिडी कौन देगी? इट विल बी बियर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार देगी सब्सिडी 2 लाख करोड़ से भी अधिक की। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भारत के 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी, जो कि इकोनॉमिकली वीकर हो, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हो, या मध्यम आय ग्रुप के अंदर हो, या निम्न आय समूह के अंदर हो, उनके लिए क्या बनाना? मकान बनाना। ये भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है। इसे हम अचीव करने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में
अगले 5 साल में कितने बनाएंगे? 1 करोड़ मकान बनाने वाले हैं अंडर दी पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, राइट? ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जो ये हम सारा पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें सब्सिडी कितनी देगी भारत सरकार? 2.30 लाख करोड़ रुपए, यानी 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? अब तक हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को। कितनी कब होती है? ये डेट याद रखिए, 25 जून 2015 को शुरुआत होती है। और इसके तहत अब तक कुल कितने मकान सैंक्शन हुए हैं? 1.18 करोड़। इसमें बन कितने चुके हैं? 85,50,000 मकान जो अब तक जो बन चुके हैं, और जो लाभार्थी उन्हें मकान सौंप दिए गए हैं, राइट? एक निर्णय ये लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो बैंक से लोन लेना चाहेगा मकान बनाने के लिए, उसे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होगी, तो सरकार ने बनाया है क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट, यानी क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट, यानी ऋण जोखिम गारंटी फंड न्यास, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसमें कुल जो फंड है वो कितना है? 3,000 करोड़ का है। मान लीजिए अगर कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्था या हमारी प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो अगर लोन दे रहे हैं इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार है उनको, लो इनकम ग्रुप यानी निम्न आय समूह के परिवारों को, साथ ही साथ ऐसे परिवार जो कि अपना पहली बार मकान बना रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या तो पहली बार बना रहे हो मकान या खरीद रहे हो, उस केस में क्या होगा? वो जो लोन लेंगे उसकी गारंटी कौन देगा? ये फंड ट्रस्ट देगा, राइट? अब इसमें ये योजना है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसमें योग्यता का पैमाना क्या होगा? तो इसमें योग्यता का पैमाना इस प्रकार होगा कि ऐसे परिवार जो कि श्रेणी में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हो, एलआईजी यानी लो इनकम ग्रुप यानी निम्न आय समूह वाले परिवार हो, या फिर हो मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले परिवार हो, और उनके पास भारत में किसी स्तर पर कोई मकान नहीं होना चाहिए, उन लाभार्थियों को इसका योजना का लाभ मिलेगा, राइट? अब इसके अंदर बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस परिवार कौन होंगे, एलआईजी परिवार कौन होंगे और एमआईजी परिवार कौन होंगे। ईडब्ल्यूएस हाउस होल्ड कौन होंगे? जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी हो? 3 लाख रुपए से भी कम हो, अप टू ₹3 लाख। और जो होंगे हमारे एलआईजी हाउस होल्ड यानी निम्न आय वर्ग वाले परिवार कौन होंगे? ऐसे परिवार जिनकी एनुअल इनकम कितनी हो, वार्षिक आय हो 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए पर ईयर। अच्छा, फिर थर्ड कैटेगरी है एमआईजी हाउस होल्ड यानी मिडिल इनकम ग्रुप हाउस होल्ड। मध्यम आय समूह वाले परिवार कौन होंगे? जिनकी वार्षिक आय हो 6 लाख से 9 लाख रुपए प्रति वर्ष, वो कहलाएंगे एमआईजी फैमिलीज। और मुख्य रूप से इन्हीं श्रेणी के परिवारों के लिए योजना लागू की जाएगी। अच्छा, इसमें कवरेज क्या होगा स्कीम का? मतलब किन क्षेत्रों में स्कीम लागू होगी? तो देखिए, जो हमारे सभी स्टैट्यूटरी टाउन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी हमारे वैधानिक कस्बे हैं जो किसी भी नोटिफाइड प्लानिंग एरिया के अंदर आते हो, या ऐसे क्षेत्र जो कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस प्रकार से होती है ना, हमारे विकास प्राधिकरण होते हैं, उनके तहत अगर उनके तहत कोई एरिया आ रहा है, उसके अंदर ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब हम बात करें फंडिंग पैटर्न की, फंड कहां से आएगा, किस रूप में आएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इसे लागू किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये टर्म देखिए आप, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी ब्याज अनुदान योजना को छोड़ करके, इसका कंपोनेंट है ब्याज अनुदान योजना, उसको छोड़ करके पूरी योजना जो है किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाएगी? जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा पैसे का वहन, इसी कुल लागत का वहन किया जाएगा। बट एक है ब्याज अनुदान योजना, जिसमें क्या होगा? ऐसे परिवार जो कि 25 लाख तक का ऋण लेते हैं, 25 लाख का लोन लेते हैं, तो उसमें 8 लाख रुपए तक जो है इनको 4% ब्याज की छूट दी जाएगी। ये सारा पैसा, इस पैसे को छोड़ करके पूरी स्कीम का इंप्लीमेंट कौन करेगा? इट विल बी इंप्लीमेंटेड एज दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंदर की भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार जो है कुछ खर्चा वहन करेगी, राइट? अच्छा, ये कैसे होगा? इसके अंदर देखिए, अगर कोई मान लीजिए परिवार है जो मकान बना रहा है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करता है, यानी
इफ अ पर्सन building or constructing his own house uses some innovative technology, he will be provided some incentive. जिसे कहा गया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट, जिसके तहत क्या होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए ग्रीन हाउस बना रहा हो बढ़िया सा, वो पोली हाउस नहीं, ग्रीन हाउस मतलब कि जिसके पास, जिस बिल्डिंग के अंदर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, उसमें कम से कम संसाधनों का यूज किया, कम से कम पानी का इस्तेमाल किया गया हो, और उस बिल्डिंग से क्या हो कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को फायदा पहुंचता हो, उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पर वर्ग मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर पर 3,000 रुपए का अनुदान देगी, ठीक है, ग्रांट देगी, और राज्य सरकार देगी कितना, 2,000 रुपए पर प्रति वर्ग मीटर ग्रांट देगी, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। आज हम बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की। देखिए फंडिंग बहुत सिंपल है, इसकी ज्यादा याद नहीं करना आपको, कुछ फिक्स पैटर्न याद करना है। उत्तर पूर्वी राज्य हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, आप जानते हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 2 राज्य याद रखिए आप, और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, जो 3 हमारे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है विधानसभाएं हैं, उन सभी के अंदर सारा पैसा कहां से आएगा, उसमें आएगा 2,25,000 रुपए, कहां से आएगा, प्रति इकाई, प्रति मकान, पर हाउस, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 25,000 रुपए कौन देगा, संबंधित राज्य, संबंधित जो हमारी संघ शासित प्रदेश की सरकारें हैं वो देगी। अच्छा, बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां कौन देगा, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा वहन करेगी, 2,50,000 रुपए का, माफ कीजिएगा 2.25 नहीं है, 2.50, राइट। और जो बाकी बचे हुए राज्य वहां पर क्या होगा, वहां होगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, और राज्य सरकार देगी 1 लाख रुपए टू कंस्ट्रक्ट दियर ऑन हाउसेज और टू परचेज दियर ऑन हाउसेज। इतना ग्रांट मिलेगी। मान लीजिए मकान अगर 10 लाख का है, इतना अनुदान सरकार देगी, बचा हुआ पैसा व्यक्ति खुद अरेंज करे थ्रू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है आज के लिए, वो आप पता लगाइएगा, उनका आंसर पता करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, कितने स्पोर्टिंग इवेंट्स में in which India participated at Paris Olympics। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कुल ऐसे कितने स्पोर्टिंग इवेंट थे जहां पर भारतीय टीम के द्वारा पेरिस ओलंपिक के अंदर भाग लिया गया है, राइट। मेल प्लस फीमेल प्लेयर्स, एट दी पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक में कुल 117 खिलाड़ी गए हैं भारत की ओर से, उसमें मेल खिलाड़ी कितने, पुरुष कितने, महिलाएं कितनी, आपको पता लगाना है। इसका आंसर आप ढूंढिएगा। अच्छा क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम फंड अलोकेशन टू विच स्पोर्ट फॉर दी पेरिस ओलंपिक्स। यानी पेरिस ओलंपिक के अंदर जो भारतीय टीम गई है उन सभी के लिए सरकार के द्वारा कुल कितना पैसा खर्च किया गया है, वो किया गया है 470 करोड़ रुपीस, यानी 470 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कि कुल खेल है उनमें सर्वाधिक खेल का बजट किसके लिए एलोकेट किया है, सबसे कम किसके लिए किया है, राइट। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे इन क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और बी फिट एंड फाइन और बी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।